हेलो स्टूडेंट्स, लिब्रस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं जन्मेजय पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे ढेर सारी परीक्षाएं आपके सर पर हैं, जैसे DSSB का एग्जाम है, अभी हाल ही में KVS का एग्जाम हुआ है, यूपी टेट आने वाला है, सुपर टेट की तैयारी आप लोग कर ही रहे हैं। तो क्यों ना इन समय में, इन जो बचे हमारे पास जो समय बचा हुआ है, इन समय का सदुपयोग करते हुए हम लोग इंग्लिश की क्लास को आगे बढ़ाएं, इंग्लिश की जानकारी लें, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, क्या क्या हमारे पास कहा जाए कि होना चाहिए, नॉलेज कौन सी होनी चाहिए, कौन कौन से रूल्स पता होने चाहिए, कैसे चीजों को सॉल्व करना है, क्या समझना है, क्या कॉन्सेप्ट है। इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने इंग्लिश की क्लास लेकर के आया हूं। आज इंग्लिश की पहली क्लास होगी जिसमें हम इंग्लिश के बारे में जानेंगे, इंग्लिश की चीजों को समझेंगे, छोटी छोटी बारीकियां जानेंगे कि आखिर इंग्लिश है क्या, कहां से आई है, क्यों पढ़ी जाती है, और इसका प्रयोग हम अपने लाइफ में कैसे कर सकते हैं, या फिर हम अपने एग्जामिनेशन में बैठे हुए अपने क्वेश्चंस को देख करके कैसे समझ में आएगा कौन सा रूल लगाना है। तो रूल लगाने के लिए रूल दिमाग में होना भी चाहिए। इन सारी चीजों का समाधान आपको मिलेगा इसी प्लेटफॉर्म पर। कहीं ना जाइए, डेली बने रहिए मेरे साथ। मैं आपके सामने इंग्लिश लेकर आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इंग्लिश। इंग्लिश है क्या? तो सबसे पहली चीज ये जानेंगे कि इंग्लिश कुछ और नहीं, एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक क्या है? लैंग्वेज। अब आते हैं कि ये आखिर लैंग्वेज होती क्या है। तो पता चलता है कि जिससे हिंदी में हम लोग भाषा के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसे भाषा के नाम से जानते हैं। लैंग्वेज है क्या? तो लैंग्वेज एक साधन है दोस्तों। साधन का मतलब होता है कि जैसे आपको कहीं पर जाना है, तो जाने के लिए आप अपनी बाइक का इस्तेमाल, अपनी कार का इस्तेमाल या फिर अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं। तो जाना एक क्रिया हुआ, वर्ब हुआ, और उसको करने के लिए आपने एक मीडियम चुना। वो मीडियम आपके जाने का साधन होगा दोस्तों। ऐसे ही भाषा भी एक प्रकार का साधन है, मीडियम है। तो हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज कुछ और नहीं, क्या है? मीडियम है। और मीडियम किस चीज का है? तो मीडियम ऑफ, ध्यान से देखिएगा, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपको याद रखना है कि भाषा कुछ और नहीं, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, अभिव्यक्ति का साधन है, स्वयं को प्रस्तुत करने का साधन है, अपनी बात कहने का साधन है। जिस भी तरह से समझ लीजिएगा, हमारी भाषा वही काम करती है। मतलब सीधे ऐसे समझिए कि आपको अगर एक आदमी से दूसरे आदमी तक बात करना है, अपनी बातें पहुंचानी है, अपनी जानकारी पहुंचानी है, अपने इमोशंस पहुंचाने हैं, तो उसके लिए आप जिन साधनों का प्रयोग करेंगे, वही साधन हमारी क्या कहलाती है? कम्युनिकेशन का साधन, वो हमारी लैंग्वेज है। तो कुछ और नहीं, भाषा हमारी एक, कहा जाए कि अभिव्यक्ति का साधन है। इंग्लिश भी एक प्रकार की क्या है? भाषा है दोस्तों। तो इंग्लिश भी हमारी क्या मिल गई? भाषा हो गई दोस्तों। तो आपको समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि अगर हम भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम भाषा के अंतर्गत जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आखिर वो कौन सी भाषा होगी। मतलब अब जो अगला टर्म होगा हमारा, ये जानना कि आखिर भाषा होती क्या है। जरा ध्यान से देखते हैं। इस भाषा के संदर्भ में तीन प्रकार की भाषा हो सकती है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की भाषा। तो इन तीनों प्रकार की भाषाओं को समझने के लिए आपको पहले एक चीज समझना होगा। जैसे मान लिया गया, मैंने कहा कि लैंग्वेज है क्या, तो अभी मैंने बताया अपने विचार, अपनी जानकारी, अपने फीलिंग्स को दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? भाषा। तो हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? आप सवेरे सवेरे न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे दोस्तों। न्यूज़पेपर पढ़ते समय आप अपने विचार पढ़ रहे होते हैं या संपादक के? तो निसंदेह आप कहेंगे कि सर संपादक, एडिटर के विचार को आप पढ़ रहे होते हैं। एडिटर की नॉलेज, एडिटर के द्वारा कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन को आप पढ़ रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। इसका मतलब उसने अपनी नॉलेज को किस रूप में प्रस्तुत किया? तो आपने कहा सर रिटन फॉर्म में प्रस्तुत किया। किस फॉर्म में? रिटन फॉर्म में प्रस्तुत किया। इसलिए जो लैंग्वेज का पहला आपका कहा जाए प्रकार बनता है, वो हमारा कौन सा बनता है? रिटन बनता है, जिसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा? लिखित भाषा। तो आपको ध्यान देनी है, भाषा का जो पहला प्रकार निकल के आता है, उसे हम लोग रिटन लैंग्वेज कहते हैं। रिटन लैंग्वेज क्या होता है? अब आप जरा सोचिएगा, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां आपने पढ़ी, शेक्सपियर की कुछ पोएम सुनी होंगी, अपने प्लेस सुने होंगे, सॉरी कीट्स की पोएम सुनी होंगी। तो ये जो आपने
एक कहा ना कि एक चीजों को पढ़ा, उनकी जानकारी वो किस प्रकार लिखते थे, उनको किस रूप में देखा, तो लिखित रूप में देखा। मतलब उनके विचार, उनकी जानकारी, उनकी फीलिंग्स को आपने समझा और समझने का साधन कौन सा रहा, रिटन। इसलिए भाषा का पहला प्रकार कौन सा बन जाता है दोस्तों, लिखित प्रकार बन जाता है। दूसरे प्रकार की बात करते हैं, तो मैं आया हूं, मैंने आपको शुरू में थोड़ी बहुत जानकारी दी। कैसे दी? वर्बली दी, मुख से दी, और मुख से होने के कारण दूसरी भाषा हमारी जो बनती है वो ओरल लैंग्वेज बनती है, जिसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, हमारी दूसरी भाषा का प्रकार कौन सा बन जाता है, मौखिक बन जाता है। तीसरी तीसरी को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूं। मान लिया गया, सपोज करिए एक सिचुएशन कि आपके पास एक एग्जामिनेशन है, और उस एग्जामिनेशन को देते समय जैसे ही आप का जो एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हैं, आपको अपना एक फ्रेंड दिख जाता है, और वो फ्रेंड आपसे 2 सीट दूर ही बैठा हुआ है, और आपको परीक्षा में चौथा क्वेश्चन या पांचवा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। उस समय आप क्या करेंगे? क्या आप क्या करना चाहते हैं? कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। और कम्युनिकेशन करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। और लैंग्वेज की जरूरत के लिए हमारे पास 2 टाइप है। क्या आप वहां पर उस कंडीशन में इस भाषा का प्रयोग कर पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। आप कैसे कह सकेंगे? क्या बोलेंगे? भैया प्रिय मित्र रवि, मुझे चौथा और पांचवा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आशा है तुम्हें आ रहा हो, क्या ये लिख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अरे कहेगा भाई ये क्या कर रहे हो तुम, तुरंत आप निकाल करके बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक ऐसा ही हमारे पास है ओरल लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज, क्या वहां आप चिल्ला के बोल पाएंगे रवि मुझे चौथा क्वेश्चन बता दो? नहीं बता पाएंगे, ना ही पूछ पाएंगे। मतलब आप वहां पर इन दोनों भाषाओं का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? आप उस समय करेंगे कुछ संकेतों का प्रयोग, जैसे खांसना, छींकना, पेन वन गिराना, जम्हाई लेना, हे भगवान खोल देना, जय माता दी। फिर आप सीट खटखटाएंगे, और उस दशा में अगर उसने आपकी तरफ देख दिया, तुरंत 4 उंगली सामने करेंगे दोस्तों। और 4 उंगली करने का मतलब क्या है? आप बात कर रहे हैं कि भैया चौथा क्वेश्चन बताओ, और उसने भी कर दिया नहीं आता। उसे कहां से आएगा? जब आपको नहीं आता तो उसे कहां से आ जाएगा दोस्तों? इस प्रकार से आप देख रहे हैं, वो आपने बातचीत कर ली, कम्युनिकेशन कर लिया, और उस कम्युनिकेशन को करने के लिए आपने यूज क्या किया? संकेतों का प्रयोग किया। तो तीसरी भाषा जो निकल करके सामने आती है उसे साइन लैंग्वेज कहते हैं। इसे हिंदी में सांकेतिक भाषा के नाम से जाना जाता है। तो आपने जान लिया भाषा के 3 प्रकार, रिटन, ओरल और साइन लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। यहां तक बातें समझ में आ गई? अब इसी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको बता दूं, शेयर कर रहा हूं, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा कि ये कौन सी चीजें हैं। अगला जो चीज है, आपके सामने कभी अगर पूछ लिया जाए कि भाषा और बोली में क्या अंतर है, भाषा और बोली में क्या अंतर है, लैंग्वेज और वोकल में क्या डिफरेंस है, तो आप एक चीज कह सकते हैं, याद रखिएगा, भाषा के पास अपना व्याकरण, इट मींस ग्रामर होता है, ग्रामर होता है, जबकि बोली के पास क्या नहीं होता है? ग्रामर नहीं होता है। मतलब सीधे कह सकते हैं इसके पास ग्रामर नहीं होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा भोजपुरी का, भोजपुरी एक बोली है, बोली का इस्तेमाल, तो भोजपुरी एक बोली है। आप कभी नहीं सुने होंगे जीवन में कि भैया आओ आज भोजपुरी का नाउन पढ़ते हैं, आज भोजपुरी का प्रोनाउन पढ़ेंगे, कभी नहीं सुनेंगे। और अगर कोई पढ़ा रहा हो तो आपको जरा ध्यान दीजिएगा उसको, कि यहाँ पर हम लोग भाषा और बोली की बात कर रहे हैं, तो भाषा के पास अपना व्याकरण है, ग्रामर है, नियमों का संग्रह है, एक कलेक्टिव फॉर्म ऑफ का जो रूल्स है वहां पर, कि जहां पर आप उन रूल्स के तहत उन चीजों को लिखते और पढ़ते हैं, तो उसे भाषा कहेंगे। और उसमें कोई नियमबद्धता नहीं है, तो वह हमारी क्या कहलाएगी? बोली कहलाएगी दोस्तों। तो मेरे ख्याल से एक लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट, एक लैंग्वेज का सिनेरियो आपको समझ में आया होगा कि लैंग्वेज क्या है हमारे पास। तो इंग्लिश एक प्रकार की भाषा है, और भाषा क्या होती है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। रिटन है, ओरल है और साइन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इंग्लिश को किस में आप रख सकते हैं, तो दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा कि आप इंग्लिश को रिटन में रख सकते हैं, ओरल में रख सकते हैं, लेकिन सांकेतिक में आप नहीं रख पाएंगे, क्योंकि संकेत का प्रयोग करने के लिए आपके पास किसी व्याकरणिक भाषा का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। मेरे ख्याल से बोर्ड पर लिखी हुई सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने ये जान लिया कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। ठीक, ये पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं।
दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर अंग्रेजी भाषा है तो अंग्रेजी का विकास कहाँ हुआ, कहाँ ये पैदा हुआ। तो आपको बता दें कि अंग्रेजी का जो आपका कहा जाए बर्थ प्लेस है वो इंग्लैंड को माना जाता है, आपके ब्रिटेन, वहां से ये भाषा आई हुई है, इंग्लैंड से ये आया हुआ भाषा है। और यहाँ पर इंडिया में कैसे आया, तो आपने सुना होगा कि भाई बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी घटनाएं घटित हुई है। जैसे मान लिया गया कि आपके सामने एक छोटा सा वर्ड मैप ड्रा कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये आपने ग्लोब को चीर दिया, और ग्लोब को चीरने के बाद आपके सामने ये सिनेरियो आया, भाई इधर हमारा क्या बन गया, इधर हमारा एशिया है, ये हमारा प्यारा सा भारत, फिर इधर आपके कुछ द्वीप वगैरह है, यहाँ हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर इधर हमारे पास क्या है, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, इधर हमारा यूरोप है, यहाँ पे हमारे पास अफ्रीका है, इधर हमारे पास जो है साउथ नॉर्थ अमेरिका है, और इधर हमारे पास क्या है, साउथ अमेरिका। बस एक हल्का फुल्का ड्राइंग, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने एक ड्रॉ कर दिया, ये हमारा कौन है, अफ्रीका है, ये हमारा कौन है, एशिया है, ये कौन है, यूरोप है, ये कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, और ये हमारा साउथ अमेरिका है। ये हमारा कौन है, साउथ अमेरिका। इतनी चीजें। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यूरोप एक ऐसा क्षेत्र था, यूरोप एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर सबसे पहले औद्योगिक क्रांति होती है। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है, सीधे समझिएगा, मानव सभ्यता का एक विकास होता है। ठीक है, जो मॉडर्न की बात बता रहा हूँ, एंशियंट में नहीं। एंशियंट में तो भाई यहाँ बहुत कुछ हो चुका था, आपके सिंधु घाटी, इंडस वैली, इधर मेसोपोटामिया, लेकिन मैं आधुनिक की बात बता रहा हूँ। मॉडर्न में ये चीज हुआ, यूरोप से क्या होता था कि व्यापार होता था, ये ट्रेड करते थे एक दूसरे जगह पर। तो पहले ट्रेडिंग इधर से होती थी, यहां से लोग एशिया में आते जाते थे, और एशिया में भारत जो था इनके लिए बहुत बड़ा एक क्षेत्र था, जहां से ये शोरा, अफीम, रेशम वगैरह पाते रहते थे। लेकिन एक समय आया कि जब यहां पर आपके टर्की ने कब्जा किया, तो टर्की ने इस रास्ते से आने वाले हर एक व्यापारी को लूटने का प्रयास किया। तुर्क वगैरह थे, मंगोल वगैरह, वहां पे आतताइयों का शासन था, लुटेरे बढ़ गए थे इस क्षेत्र में। तो ये हुआ कि भाई अब नए रास्ते की खोज की जाए, यहां पहुंचने के लिए छोड़ा तो नहीं जा सकता था, क्योंकि व्यापार बहुत प्रबल था उस समय यूरोप का। तो यूरोपियों ने क्या किया, यहां से खोज शुरू की समुद्री रास्तों की। ये कौन सा सागर है, तो ये सागर है हमारा अटलांटिक। जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कौन सा है, अटलांटिक है। ये सब हमारे पैसिफिक में आते हैं। अभी के लिए बस इतना समझिएगा। यहां से ये चलते हैं तो सबसे पहले आता है कौन, कोलंबस। सबसे पहले कौन आता है, कोलंबस। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आता है कोलंबस। कोलंबस ने क्या किया, 1492 में खोजने निकला था भारत, खोज लिया उसने अमेरिका। यहाँ के लोगों को चूंकि रेड थे, इसलिए इनका नाम दिया गया रेड इंडियन। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये हिस्ट्री कहां से पढ़ाने लगा मैं पढ़ाते पढ़ाते इंग्लिश। जरा विचार करिएगा कि किसी भी भाषा, जो भाषा होती है वो जरूर इतिहास से जुड़ी होती है। थोड़ी कुछ नॉलेज रख लीजिएगा। यहां से पहुंचता है ये यहाँ पर, फिर जब वो कुछ दिन के बाद उसको पता लग जाता है कि भाई मैं इंडिया तो नहीं पहुंच पाया, मुझे चाहिए था भाई इंडिया, पहुंच गया मैं गलत जगह पे। ये पूरे के पूरे क्या थे, खाना बदोशी जीवन व्यतीत करते थे। यहाँ पर आपने देखा होगा क्या चीज, काउबॉय। काउबॉय का मतलब होता था घोड़े पर सवार, वो आजकल देखा होगा आपने, ये बगल में पिस्टल खोसे हुए, वो धाए से मारने वाले गोली, वो सब थे। तो बहुत ही उग्र टाइप के थे। यहाँ पर इनको रेड इंडियन नाम दिया गया। बात समझ में आ रही है। और इसी के वजह से यहाँ पर जब इंडिया नहीं मिला, तो दूसरा बेड़ा निकलता है, 14 जहाजी, 13 जहाजी बेड़ों के साथ एक नया यात्री निकलता है, जिसका नाम था वास्को डी गामा। ध्यान दीजिएगा, वास्को डी गामा, जो आपके 1498 में पहुंच जाता है कहां, भारत के केरल के कप्पकडाबू नामक, कप्पकडाबू, कडाबू याद रखिएगा, इसका नाम क्या है, कप्पकडाबू। कप्पकडाबू नामक स्थान पर, सॉरी, कप्पकडाबू नामक आपकी कहा जाए बंदरगाह पर यह उतरता है। उस समय यहाँ का राजा रहता है जमोरिन। जरा नाम धीरे धीरे याद रखिएगा, एक एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, आपके इंग्लिश के दृष्टिकोण से नहीं, ईवीएस के दृष्टिकोण से। जमोरिन रहता है, वो उनका स्वागत करता है। मतलब अब पहुंच गए हैं यूरोपियन कहां पर, यहाँ। अच्छा एक चीज और, जीएस में एक बड़ा क्वेश्चन पूछता है, वास्को डी गामा किसके साथ आया था, तो याद रखिएगा, एक आपका व्यापारी होता है, गुजराती व्यापारी, जिसका नाम था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद ये इसका पथ प्रदर्शक था, मार्गदर्शक था, रास्ता दिखाने वाला था, ये लेकर के आते। बहरहाल हम लोग पहुंचा चुके हैं, वास्को डी गामा आ चुका है, मतलब यूरोपियन भारत में पहुंच गए।
लेकिन ये था कहाँ का, पुर्तगाल का। पुर्तगाल के बाद डच आए, डच के बाद फिर आपके इंग्लिश भी आते हैं। तो जब आ जाते हैं इंग्लिश, फ्रांसीसी सब आते हैं, लेकिन क्यों और कोई भाषा इतनी नहीं फैल सकी, क्यों इंग्लिश का विस्तार हुआ, उसके पीछे एक कारण है। अंग्रेजों की एक बड़ी भयानक नीति। भयानक नीति क्या थी? उन्होंने कहा कि भाई तुम राजा मत बनो, राजा किसी और को रहने दो, तुम उसके नीचे सारा व्यापार समेट लो। अब यही चीज करते हुए यहां पर भी बातें होने लगी। तो उस हिसाब से इन्होंने राज्य तो राजा को ही करने दिया, लेकिन व्यापार संभाल लिया। और आप जानते हैं अर्थव्यवस्था जो होती है किसी राज्य की, रीढ़ होती है, तो वो उन्होंने सारा का सारा कब्जा इस हिसाब से किया, इसलिए ये बचे रह गए, इनसे कोई डायरेक्ट लड़ाई नहीं शुरू। फिर धीरे धीरे क्या होता है, इतिहास बीतता है, अंग्रेज हुकूमत करने लगते हैं। फिर एक समय में आता है मैकाले। मैकाले मैकाले का आपने पढ़ा होगा, माइकाले मिन्यूट, जिसको बोला जाता है कि स्मरण पत्र। इसने क्या दिया था? इसने दिया था फिल्टरेशन थियरी। इसने कहा कि अंग्रेजी की शिक्षा, भारत में इंग्लिश फैलने वाला है, जरा ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश की शिक्षा को सबसे नोबल चीज लोगों को समझाया जाए। नोबल चीज, नोबल लोग का मतलब सज्जन लोगों को, सबसे कुलीन लोगों को समझाया जाए, जो सबसे संभ्रांत है, सबसे उच्च वर्ग के, उनको समझाया जाए। वहां से इंग्लिश रिस रिस कर, चू चू करके, छन छन करके गरीबों तक, दूसरे लोगों तक पहुंचेगा। तो ये ध्यान देना है। इसी थियरी को मैकाले का फिल्टरेशन थ्योरी कहते हैं, निस्यंदन का सिद्धांत कहा जाता है दोस्तों। अब इंग्लिश फैलने लगा भारत में। अब उसने कहा कि अगर इंग्लिश को उतार रहे हैं तो दूर, अब जरा सोचिएगा कि आपको किसी को कम करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, उसके सामने एक बड़ी चीज ले आइए, तब भी वो कम होगा। और दूसरे उसको अगर घटाने भी लगिए तब तो दोनों के बीच अंतर और बढ़ जाता है। यही हाल उसने किया। मैकाले ने शुरू किया बोलना, बड़बड़ाना कि भारतीय दर्शन, जो आपके इंडियन फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी किसी लायक नहीं है। इवन उसने एक कोट कहा था कि भारत के संपूर्ण दर्शन को अगर एक ग्रंथ में पैक किया जाए या एक साथ रखा जाए, तो वह ब्रिटेन के सड़ी हुई अलमारी के, सड़ी हुई लाइब्रेरी के, सड़ी हुई अलमारी के एक शेल्फ में रखी पुस्तकों के भी बराबर नहीं। इतना उसने नीचा दिखाया हमारे दर्शन को। और वहीं दूसरी तरफ वो सारे के सारे दर्शन को, सारे के सारे फिलॉसफी को यहां से उठा करके यूरोप ट्रांसफर भी किया करता था। तो मतलब ये दोगली नीति उसकी थी। ये सारी चीजें यहां पर चलने लगी। तो बहरहाल धीरे धीरे करके इंडिया में, चूंकि उसके बाद इंग्लिश शिक्षा का लागू होना, अंग्रेजों द्वारा इंग्लिश शिक्षा अनिवार्य करना, तो ये पूरे के पूरे इंडिया में इंग्लिश फैलने का एक कारण रहा। तो भारत में ये कैसे फैला दोस्तों, यहां तक आपने जाना। और ये दिमाग में रखिएगा कि ये कहां से जन्मी है, इंग्लैंड से जन्मी है। और इंग्लिश एक लैंग्वेज है। सारा का सारा चीज मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है कि इंग्लिश भारत में कैसे आया। अब आते हैं कि आखिर अगली चीज, कि इंग्लिश अगर यहाँ पर आई है तो इंग्लिश के बारे में और कुछ समझा है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश जब आता है तो सबसे पहले कहा गया कि इंग्लिश जो है वो आपकी एक साउंड के फॉर्म में, साउंड का मतलब इसी का उच्चारण केवल किया जाता था। मतलब यहां पर कोई बोल चाल नहीं होता, लिखावट नहीं होती थी, पहले बोला जाता था। तो इंग्लिश बोला जाता है इसीलिए, किस पर आधारित भाषा है? तो आपसे एक सवाल पूछ लेता है कि इंग्लिश किस पर आधारित भाषा है, तो सीधे कह सकते हैं इंग्लिश इज बेस्ड ऑन साउंड, या फिर उसी साउंड को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन कहा जाता है। ठीक है, तो अंग्रेजी किस पर आधारित भाषा है? प्रोनाउंसिएशन या साउंड पर आधारित भाषा है। और आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा कि साउंड की स्टडी अगर करनी हो तो आपको एक विज्ञान की शाखा पढ़नी पड़ती है, जिसे कहा जाता है क्या? फोनेटिक्स। तो फोनेटिक्स क्या है? फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ साउंड। फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ साउंड। तो जरा ध्यान दीजिएगा, स्टडी ऑफ क्या है? साउंड है। कौन? फोनेटिक्स। तो यही सवाल आपके सीटेट में खूब पूछता है कि इंग्लिश इज बेस्ड ऑन, तो अगर आपके पास ऑप्शन में वो दोनों नहीं है तो आप किसको मार देंगे? फोनेटिक्स को मार देंगे, क्योंकि फोनेटिक्स भी क्या है? साउंड का अध्ययन होता है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आ रही होंगी। ये एक एक लाइन, एक एक सवाल है। तो इंग्लिश किस पर आधारित भाषा है? प्रोनाउंसिएशन पर आधारित भाषा है, साउंड पर आधारित भाषा है, और अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तो फोनेटिक्स पर आधारित भाषा है। बात समझ में आ गई? तो आपने एक चीज समझा कि अंग्रेजी सबसे पहले बोली गई, बातचीत में इसका इस्तेमाल किया गया। अब जरा बताइएगा, बोलने में हम आवाज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे एक शब्द बोलना हो, जैसे बोलना हो चेयर, तो चेयर बोलते समय आप यहाँ च का इस्तेमाल कर रहे हैं, ए का इस्तेमाल, मतलब कई छोटे छोटे साउंड्स को मिला करके बना रहे हैं। और इन छोटे छोटे साउंड्स को अगर देखा जाए तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि ये जो छोटे छोटे साउंड्स हैं, इनको एक नाम दिया जाता है, जिसे कहते हैं हम लोग क्या? फोनीम।
जिनको नाम क्या दिया जाएगा, फोनीम। फोनीम क्या है, तो फोनीम के बारे में एक चीज याद रखिए, फोनीम कुछ और नहीं है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होता है दोस्तों। और वो भी साउंड किसका, चूंकि इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि किसी और का नहीं, इंग्लिश साउंड। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड क्या कहलाता है, फोनीम। ये फोनीम है क्या, फोनीम है क्या, फिर से बताया मैंने अभी कि अगर आप किसी शब्द को बोलते हैं तो उस शब्द को बोलते समय आप जिन जिन आवाजों का प्रयोग करते हैं वही छोटी छोटी आवाजें हमारी क्या कहलाती है, फोनीम कहलाती है। ये है क्या, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश साउंड है। और इसके साथ एक बात और याद रखनी है कि क्या ये अनंत है, नहीं, इनकी संख्या निश्चित की गई, फिक्स की गई। बाद में देखा गया आवाज जो इंग्लिश में बनाया गया, तो हमारे पास अंग्रेजी में कुल कितने साउंड है, 24 साउंड की बात ये करता है। तो आपको ध्यान देना है अंग्रेजी में मूलतः कितनी आवाजें हैं, तो फंडामेंटली हमारे पास 44 आवाजें हैं। इन 44 छोटी छोटी आवाजों से ही पूरी की पूरी अंग्रेजी मिला मिला करके क्या कर दी जाती है, बोल दी जाती है दोस्तों। तो इतना ध्यान देना है, फोनीम के पास कितने साउंड है, 44 साउंड में फोनीम है क्या, तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड ही क्या कहलाता है, हमारा फोनीम कहलाता है। फोनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ साउंड है। इंग्लिश क्या है, बेस्ड है हमारे किस पर, आपके साउंड पर या प्रोसेशन पर। और इंग्लिश दूसरा बेस्ड किस पर है, फोनेटिक्स पर। ये भी आपके हर लाइन एक सवाल है। इतनी बात समझ आ रही है, लास्ट में सवाल कराना है, ये भी दिमाग में रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं अगली की तरफ। हमारे पास आ गया कौन, हमारे पास आ गया फोनीम। एक एक चीज समझते रहिएगा। फोनीम में अभी आपने जाना कि कितने साउंड है, 44, तो 44 साउंड। इन 44 साउंड्स की बात करें तो क्या सारी आवाजें एक ही प्रकार की हैं, क्या सारी आवाजें एक ही प्रकार की हैं, तो देखते हैं, जरा ध्यान देते हैं। नहीं, सारी आवाज एक प्रकार की नहीं। ध्यान से सुनिए, ये जो छोटी छोटी आवाजें निकल करके आती हैं, 44 आवाजें, इन 44 आवाजों पर जब एनालिसिस किया गया तो पाया गया कि कुछ आवाज को बोलते समय उनको मुख में रोकने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हवा रुकने की आवश्यकता नहीं होती है। और ऐसे साउंड भी पाए गए जिनको बोलते समय बीच में हवा रोका जाएगा। जैसे जैसे आपने बोला आ बोलते समय, ई बोलते समय, ऊ बोलते समय, जो हिंदी के स्वर है, अगर ये हम लोग बोल रहे हैं तो इनको बोलते समय आप बीच में कहीं जीभ लगाकर, गाल सटा करके या लिप्स बंद करके आप हवा को नहीं रोक रहे हैं। यहां कंठ से गला हवा सीधे मुख के रास्ते बाहर आ जाती है दोस्तों। यह एक प्रकार के साउंड हुए। और कुछ ऐसे साउंड हुए जिनको आप रोकते हैं, जैसे प, म, ट, र, ल। ये सब बोलते समय आप हवा को कहीं ना कहीं पर ऑब्स्ट्रैक्ट करते हैं, रोकते हैं। तो यहां पर दो प्रकार के साउंड आपके सामने आ जाते हैं। इन फोनीम की चर्चा करें तो फोनीम के पास दो तरह की चीजें आई। एक को बोला गया वॉवल साउंड, एक को बोला गया क्या चीज, वॉवल साउंड। और दूसरे को बोला गया कॉन्सोनेंट साउंड। एक वॉवल साउंड, दूसरा कौन सा, कॉन्सोनेंट साउंड बन जाता है। वॉवल साउंड कौन है, कॉन्सोनेंट साउंड कौन है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। जिन आवाजों को बोलते समय हवा बाधित नहीं हुई थी, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि नो ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कि हवा में कोई रुकावट नहीं। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब रुकावट, हवा में कोई रुकावट नहीं है, ऐसे साउंड को वॉवल साउंड बोला गया। और अगर हवा में रुकावट है, बोलते समय हवा बाधित हो रही है, तो यहां पर हमारा क्या बन जाता है, कॉन्सोनेंट साउंड बन जाता है। तो यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन पाया जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन एग्जिस्ट। जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। हवा में वही चीज, जैसे कंठ से आवाज निकलते समय आ बोलते जा रहे हैं, तो यहां पर बीच में कहीं हवा रोक नहीं रहे, लेकिन प बोलिएगा तो प में पहले हवा रोकना पड़ेगा, फिर छोड़ना पड़ेगा। तो यही चीज यहां पर मैं बोल रहा हूं, हवा यहां नहीं रुकेगा, सॉरी यहां पर कोई बाधा नहीं आएगी, तो ये वॉवल साउंड होंगे। अगर बाधा आ जाती है तो ये आपके कॉन्सोनेंट साउंड हो जाते हैं। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है, आप लंबे समय तक बोलिए आ बोलते जाएंगे और यहां पर छुएंगे, टच करेंगे, तो आपको एक हल्की हल्की वाइब्रेशन मिलेगी, आपकी स्वर ग्रंथियां झंकृत होंगी, आपके जो वोकल कार्ड है उसमें वाइब्रेशन होगा। और उस वाइब्रेशन को देखने के लिए जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि जब जब आप बोलेंगे वॉवल साउंड, तब तब वाइब्रेशन होगा, किसमें, वोकल कॉर्ड में। किसमें होगा, वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होगा। और जब आप बोलेंगे इसको तो कोई खास वाइब्रेशन, जैसे बोले पा, म, र, ल, ट,
आप इनको बोलते समय कभी भी आप वाइब्रेशन का फील नहीं करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि इतना खास कोई वाइब्रेशन नहीं होता है। तो नो वाइब्रेशन इन वोकल कॉर्ड, ये हमारे पास आ जाता है। जरा ध्यान देते रहिए। तीसरी क्वालिटी आते हैं, ये हमारे पास कौन है? वॉवल साउंड। वॉवल साउंड भी इसी 44 में से होंगे। तो जो 20 साउंड थे वो हमारे किस में आते हैं? वॉवल में। मतलब ये इस तरह की आवाजें हमारे पास कितनी मिली? 20 आवाजें मिली। और जो यहां पर आते हैं तो यहां पर हमारे पास बचे कितने? 24 साउंड जो थे ये हमारे पास में आ जाती है कॉन्सोनेंट में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पूरी अंग्रेजी में कितने वॉवल साउंड हैं? 20 हैं। और कितने कॉन्सोनेंट साउंड हैं? 24 हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके सामने साउंड की बात हो रही है, लेटर की नहीं। जब लेटर आएगा तब 5 और 21 की बात की जाएगी। हम लोग आवाज की बात कर रहे हैं, तो आवाज की संख्या ज्यादा है, 20 और 24 के रेशियो में है। जबकि कॉन्सोनेंट और वॉवल लेटर की संख्या जो है वो 5 और 21 के हिसाब से रखी गई है। इतनी बातें मेरे ख्याल से समझ में आई होंगी। यही आपके पिछले सुपर टेट का सवाल है दोस्तों। पिछले सुपर टेट में सवाल पूछा था क्या, कि क्वेश्चन था हाउ मैनी vowel and consonants are, ऐसे करके था सवाल। ऑप्शन में था 20, 24, ऑप्शन में था 24, 20, ऑप्शन में ऐसे था 30, 35, 30, 35, फिर डी ऑप्शन कर देते हैं यहाँ पर 35, 30। तो आप देख करके ही मार देंगे इसको तुरंत। भाई हमने किसकी बात की? वॉवेल और कॉन्सोनेंट की। ध्यान दीजिएगा, जब इनमें लेटर का जिक्र नहीं है तो हम इसको साउंड मान लेंगे। साउंड मान लेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 20 और 24। 20 आवाज वॉवेल के, 24 आवाज हमारे किसके? कॉन्सोनेंट के होते हैं। ये पिछले सुपर टेट का सवाल है दोस्तों। तो जरा ध्यान दीजिएगा, सुपर टेट के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सुपर टेट के लिए ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। बाकी आप इंग्लिश, ये वीडियो, ये सेशन आप किसी भी चीज के लिए पढ़ सकते हैं, सबके लिए ये यूजफुल होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या सवाल है कि हमने पढ़ा किस चीज को? वॉवल साउंड। जरा ध्यान से समझते चलिए एक लाइन से। ये सारे के सारे आपके सेशन जो है, ये सारे के सेशन में जितनी लाइंस लिखी जा रही हैं सर, सारी लाइंस सर, वो आपकी एक क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आया हुआ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बताई जा रही हैं। यहां आते हैं, इसको समझते हैं। वॉवल साउंड। वॉवल साउंड के बारे में अभी हमने जाना कि ये कितने हैं संख्या में? तो 20 है। संख्या में कितनी है? 20 है। अब आते हैं, जरा ध्यान से समझिए। इन वॉवल साउंड की फिर एनालिसिस हुई। फोनेटिक्स एनालिसिस करने के लिए बैठा ही है, एनालिसिस करता है फोनेटिक्स और पता लगाता है, पता पाता है कि ये जो वॉवल साउंड बोले जा रहे हैं इनमें भी आपके कुछ क्वालिटीज हैं, अलग अलग क्वालिटीज हैं। कुछ साउंड ऐसे हैं जिनको बोलते समय बस एक अकेला सिंगल यूनिट ऑफ साउंड, मतलब फोनी याद आ रहा है ना, वो सिंगल यूनिट बोला जा रहा है, एक आवाज निकाली जा रही है। और कुछ में दो दो आवाजों का मिक्सचर निकाला जा रहा है, एक मिश्रण निकाला जा रहा है। तो याद रखिएगा, जो आवाजें आपकी सिंगल रही उनको बोला गया, उनको बोला गया मोनोथोंग। जरा नाम याद रखिएगा, उनको क्या बोला गया? मोनोथोंग बोला गया। और जो आवाजें डबल हो गई उन्हें बोला गया डिप्थोंग। उन्हें क्या बोला गया? डिप्थोंग बोला गया दोस्तों। तो ये याद रखना है, मोनोथोंग कौन है और डिप्थोंग कौन है। तो मोनोथोंग हमारी वो आवाजें हैं जो संख्या में, जो आवाज में कितनी थी? एक थी, और ये डबल वाली थी। इसलिए इसको लिखा जा सकता है क्या? सिंगल वॉवेल साउंड। इसको क्या लिखा जा सकता है? डबल वॉवेल साउंड। जरा ध्यान दीजिएगा, सिंगल वॉवल साउंड और डबल वॉवल साउंड। और क्या लिखा जा सकता है इसमें मोनोक्थोंग में? ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये अकेली आवाज है, कोई इंप्योरिटी नहीं मिली है, इसलिए इसको प्योर वॉवल्स भी कहा जाता है। और इसमें चूंकि दो आवाजों का मिश्रण है, इसलिए इसे इम्प्योर वॉवल कहा जाता है। तो क्या कहेंगे? इम्प्योर वॉवल कहा जाएगा। क्लियर? उस संख्या कितनी थी? 20। तो इस 20 में से 12 साउंड जो थे, जो आपके 12 थे, वो आपके मोनोथोंग में जैसे थे।
और जो 8 थे वो आपके कैसे थे, वो आपके डिप्थोंग में से। तो अगर आपसे पूछा गया कि मोनोप्थॉन्ग क्या है, डिप्थोंग क्या है, तो आपको कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि मोनोप्थॉन्ग सिंगल वॉवल साउंड होते हैं, प्योर वॉवल होते हैं, 12 साउंड में आती है, डबल वॉवल साउंड है कौन, डिप्थोंग्स, प्योर वॉवल है ये, और आपके 8 साउंड आते हैं। अब कैसे ये नाम रखा गया है, नाम की चर्चा थोड़ी सी कर देना है, जरा इसको ध्यान दे दीजिएगा। मोनो, मोनो का अर्थ होता है सिंगल, वन, अकेला। डाई का मतलब होता है डबल, डाई का मतलब होता है डबल। और थोंग, THONG, थोंग का मतलब होता है साउंड, आवाज। बस इन्हीं चीजों से ये चीजें क्या की गई है, बनाई गई है। तो मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आ रही होंगी आपको। तो आपने क्या पढ़ा, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज में आपने ये जाना कि अंग्रेजी कहाँ से आया है, कैसे भारत में फैला, और तीसरी चीज ये जानी अंग्रेजी के बारे में कुछ चीजें कि अंग्रेजी कैसे क्या किया गया। तो पता चला अंग्रेजी को सबसे पहले बोला गया, यह डिपेंड करता है किस पर, प्रोनाउंसिएशन पर, साउंड पर, और आपके किस पर, किस पर जल्दी बोलिएगा, हाँ बिल्कुल सही जवाब, कि यह आपके डिपेंड करता है फोनेटिक्स पर। तो ये क्वेश्चन बने हुए हैं सीटेट में भी, यूपी टेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, सुपर टेट का भी मैंने एक क्वेश्चन दिखा दिया। और ये चीजें आपकी इंग्लिश की बेसिक कहलाती है, ये हमारे पास क्या है, बेसिक। अब हमें जानना है कि भाई अंग्रेजी में और क्या चीजें पढ़नी है और क्या चीजें देखनी है। तो ये इंग्लिश का आपका पहला सेशन था, और इस सेशन में आई होप कि आपको बहुत कुछ यूजफुल मिला होगा। ध्यान दीजिएगा, अगले सेशन में जब भी आप मेरा दूसरा वीडियो अपलोड होगा, उसमें सबसे पहले मैं इन सारे पर आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, और जो पेपर में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दौरान आगे हम लोग फिर दूसरी वीडियो को का लाभ उठाएंगे। तो बिल्कुल कहीं मत जाइएगा, इस सेशन को आप देखते रहिए। रेगुलर आपको इंग्लिश की क्लासेस जब आप मिलने वाली है, तो कहीं मत जाइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और बने रहें। थैंक यू।